वेलकम बैक टू न्यू वीडियो स्टूडेंट। अभी ये हम एक मेमोरी रिकॉर्ड रखने के लिए एक शॉर्ट वीडियोस को बना रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर रहे, क्योंकि लेक्चर्स में हम इसी चीज़ को 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पढ़ते हैं और ये वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का रहेगा। तो जिसमें आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ ऐसी बातें जो रहता है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो बस हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाओ कि ये है क्या और कैसा दिखता है, कैसा रहता है, अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, इस सारी बातों को मतलब क्लियर रखने के हिसाब से। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे पैरामेडिक्स के लेक्चर्स में। जितने भी पैरामेडिक्स के लेक्चर होते हैं वो सारों में कॉमन है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, चाहे आप वो एएनएम, जीएनएम, एमएलटी, रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्रिक, ये सारे किसी भी फील्ड को उठा लो जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको कॉमनली देखने मिलेगा। एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि हम एक अपना मानवीय शरीर रहता है उसके सारे स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं। जैसे कि उसमें क्या रहता है, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं एंड सिस्टम होते हैं। तो जैसे कि अभी इसमें आप ये इमेज देख रहे हो कि किस तरीके से मतलब इसमें ऑर्गन्स दिखा रहे और बॉडी पार्ट्स मतलब कैसा हो गया कि अभी जैसे ये ऑर्गन्स हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से क्या हो जाता है कि ये बॉडी पार्ट्स हो जाता है। शोल्डर हो गया, ये शोल्डर सेक्शन हो गया, ये ऊपर का नेक सेक्शन हो गया, ये लंग सेक्शन हो गया, फिर ये लीवर सेक्शन हो गया, ये सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन्स और उसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ने के लिए। सिस्टम में हो जाता है कि जैसे हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, मतलब समझो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एसोफेगस होते हुए स्टमक में आ रहा है, कि लीवर को इन्वॉल्व कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनएस तक आता है। तो ये एक पूरा सिस्टम हुआ। तो इस तरीके के सिस्टम जो है हम एनाटॉमीज़ में देखते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है की फीचर्स में आपको देखो ग्रॉस एनाटॉमी देखने मिलता है। ग्रॉस एनाटॉमी मतलब हमारा यही एनाटॉमी हुआ जो कि हम इसमें सारी की सारी बातों को समझते हैं, ठीक है। देन उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में ये एनाटॉमी हुआ जो हम माइक्रोस्कोप के मदद से देखते हैं। जैसे कि हमारा बोन है, हम खुले आँखों से बोन को देख सकते हैं, बट बोन के अंदर के डिटेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का मदद लेना पड़ेगा। तो वो माइक्रोस्कोप का मदद लेकर हम सारे के सारे डिटेल्स को समझते हैं कि अब ये बोन सेक्शन हुआ, ठीक है। बोन सेक्शन के बाद में ये बोन का देखो किस तरीके से इनर सेक्शन दिख रहा है। अगर क्रॉस सेक्शन से कट किया जाए बोन को, तो कट करने के बाद बोन के आधे हाथ पे बोन मैरो के अंदर में इस तरीके के हमें ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज वगैरह के सारे सेक्शन मिलते हैं। तो इस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप की ही मदद से अच्छे से डिटेल्स में देख सकते हैं। इसके लिए इस चीज़ को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फिर उसके बाद में आता है फिर हमारा है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम देखते हैं कि किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होते हुए फेटल का रूप लेता है। मीन्स कि अगर आप देखने जाओगे तो ये एक को देखो, इस एक को देखो, इस एक को फॉर्मेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होते होते वो इस तरीके का एक बेबी का शेप ले लेता है। तो इसको हम फोटोज बोलते हैं। फोटोज जो डेवलप होता है ये टोटली 9 मंथ मीन्स ले लेता है। तो इस तरीके से जो एक सेल से एक का फर्टिलाइजेशन होते होते सेल्स टू सेल डिवाइड होता है। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, इस तरीके से मल्टीपल सेल्स डिवाइड होते होते वो एक टिश्यू बनता है। टिश्यू बनने के बाद में फिर ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद में फिर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने लगता है।
तो इस तरीके से ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे क्या है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी, हेड एंड चेस्ट। जैसे इसका हेड का एक रीजनल एनाटॉमी है, तो अगर हमें किसी ने बोला रीजनल एनाटॉमी बताओ हेड का, तो हम क्या करेंगे कि हेड रीजन के जितने भी सेक्शन है उस सारे के बारे में हम पढ़ेंगे, अब पूरे सारे शेप के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हेड में फ्रंटल बोन, ऑटिक, ऑर्बिटल, बक्कल, नसल, मेंटल, सर्वाइकल, स्कल बोन, सारे ब्रेन, नर्वस, न्यूरॉन्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया रीजनल एनाटॉमी हेड का। फिर है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी का क्या फ़र्क है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से हम सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी में। अभी इसी में आपको मैं बताऊं कि अब हमारे पास में इम्पोर्टेंट सिस्टम टू स्टडी है स्केलेटल सिस्टम, जो आपको यहाँ पे सिस्टम्स दिख रहे, इसी पर्टिकुलर सिस्टम्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम में क्या है, बोन एंड जॉइंट है, ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम में कैसा, ये बोन और जॉइंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मसल सिस्टम में हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम में हम नर्वस के बारे में पढ़ते हैं। देन रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव में डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ते हैं। यूरिनरी में हम यूरिन के बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी के बाद में अब हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी तो समझ गए कि हाँ बाबा किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट और ऑर्गन और सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। और अब की एरियाज ऑफ स्टडी फिजियोलॉजी में क्या है कि फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट एक्सप्लेन हाउ द बॉडी पार्ट वर्क एंड इंटरेक्ट। कि फिजियोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे काम करता है और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। सिंपली है एनाटॉमी, जो ऊपर से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज़ को, बॉडी पार्ट, ऑर्गन और सिस्टम्स के बारे में। बट वही बॉडी पार्ट, ऑर्गन और सिस्टम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, कैसे काम करता है, वो हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। तो फिजियोलॉजी में सेल फिजियोलॉजी है। तो सेल फिजियोलॉजी में हम पर्टिकुलर सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जैसे अभी एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर में एक समझो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बारे में हम फिर पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया को क्या राइबोसोम्स है, क्रोमोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी भी एक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑर्गन फिजियोलॉजी में क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अभी किडनी ऑर्गन है तो हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी का काम कैसा क्या होता है उस तरीके से। सिस्टमिक फिजियोलॉजी क्या है, सिस्टमिक फिजियोलॉजी मतलब वो फिजियोलॉजी है जिधर हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सिस्टम जैसे एक ये कम्प्लीटली एक ऐसा एक यूरिनरी सिस्टम हुआ, तो ये यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद में आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का क्या काम है, पैथोफिजियोलॉजी आप समझ लो ज़रा ध्यान से। हाउ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर ट्रीटेड इन डिसीज और इंजरी। मतलब किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम्स को या सेक्शंस को लेकर आपको किस तरीके से कौन से डिसीज़ हो सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप फिजियोपैथोलॉजी में आप ये देखो, पैथोफिजियोलॉजी में आपको मैं इधर एक लाइन पढ़ता हूँ कि द स्टडी ऑफ हाउ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर ट्रीटेड इन डिसीज और इंजरी। एग्जाम्पल में दिया है, एग्जामिन हाउ डायबिटीज़ अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द रिजल्टिंग कॉम्प्लिकेशन सच एस न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी। जिस तरीके से हमें ग्लूकोज के बीमारी में, ग्लूकोज यानी डायबिटीज़ के बीमारी में आँखों का प्रॉब्लम और याददाश्त का प्रॉब्लम होता है, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी,
तो उसी तरीके से जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है तो आपको 2 केसेस की बीमारी हो सकती है। तो जैसे कि क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन हो सकता है, या तो इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है। ठीक है, अब क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन और इम्यूनोसप्रेशन में एक ही कॉमन चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इंड्यूस इम्यून डिप्रेशन सिंड्रोम। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपको इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, जो कि आपके बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग जो मटेरियल्स है आपके बॉडी में, ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, जिसको वो प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, अभी क्रोनिकल लो सिंड्रोम में, क्रोनिकल लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन में इस एक्सेसरेशन होता है। एक्सेसरेशन में अभी हमें यहाँ दिख रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस, न्यूरोपैथिक पेन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरीके का ब्लॉकेज टाइप में आ जाता है, और न्यूरोपैथिक पेन में जो आपको बैक पेन, नर्वस का पेन होता है। देन उसके बाद दूसरा है इम्यूनोसप्रेशन जब होता है, तो पर्टिकुलर हमारा कुछ ऑर्गन या सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि क्या है, निमोनिया हो जाता है, यूटीआई में प्रॉब्लम आ जाता है, सेप्सिस का इशू आ जाता है, और क्रोनिक प्रेशर अल्सर हो जाता है। मतलब क्रोनिक प्रेशर अल्सर मतलब इंजरी है तो अल्सर होना बहुत ही लाजमी वाली बात है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना, ऐसे एग्जांपल है पैथोफिजियोलॉजी का शुगर का। उसी तरीके का इमेज आपको यहाँ है कि मतलब एक पर्टिकुलर आपके अंदर बीमारी आता है, और उस बीमारी से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसी चीज़ को अपन पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। देन उसके बाद में अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अपना हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस होता क्या है? द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेबल क्रोनिक इन्वायरमेंट। अभी देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट तो देता ही है, अभी होम्योस्टेसिस प्रोसेस में क्या है, बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करता है। मतलब समझो आपका बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर है, अचानक से मौसम ठंडा हो गया, या आप किसी कूल क्लाइमेट में चले गए, मान लो आप राजस्थान में रह रहे हो, कश्मीर गए, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो मेंटेन करेगा आपके बॉडी के टेम्परेचर को उस कश्मीर के टेम्परेचर के मुकाबले। तो उसी चीज़ को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अभी होम्योस्टेसिस में आप ये समझिए कि होम्योस्टेसिस हेल्प द बॉडी मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसके तीन मेन कंपोनेंट है। एक तो पहला हो गया रिसेप्टर, दूसरा हो गया कंट्रोल सेंटर, तीसरा हो गया इफेक्टर। तो इन तीन के मदद से हमारा होम्योस्टेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जिसमें अपने को समझता है कि बॉडी मेंटेन कर रहा है हमारे टेम्परेचर को। अब मेटाबॉलिज्म का क्या है? केमिकल रिएक्शन डेट अक्वायर विद इन द बॉडी। जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे शरीर में वो एक्वायर करता है। तो अब कैसे होता है कि समझो आपका जो केमिकल एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट पकड़ो, फैट पकड़ो, प्रोटीन पकड़ो एंड अदर्स जो भी एलिमेंट हो, तो बॉडी में इंटेक होता है। तो इंटेक होने के बाद में जो वो एनर्जी के फॉर्म में रहता है, वो एनर्जी एटीपी, जो कि एक बॉडी एनर्जी करेंसी भी है। ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस होता है, जब एटीपी का फॉर्म होता है, तो उस समय केमिकल वेस्ट और हीट बाहर के तरफ प्रोड्यूस होता है। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ले रहे हो तो आउट में क्या जाता है? केमिकल वेस्ट में क्या बाहर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट। जब एटीपी फॉर्म होता है तो देन उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे फिर से हीट बाहर के तरफ प्रोड्यूस होता है। तो ये हो जाता है मेटाबॉलिज्म। फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है आप वो भी समझ लो।
एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड हाउ दे रेगुलेट बॉडी फंक्शन। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है और बॉडी के हर एक ऑर्गन को परफेक्टली रन करता है। ठीक है, जैसे कि अभी अपना हम देखने जाएंगे तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से देखो, एक तो पीनल ग्लैंड है, एक तो हमारा हो गया ये पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस जो कि मेल फीमेल में सेम है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड मेल फीमेल में सेम है, थैमस से पेनक्रिया है, पेनक्रिया एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनी के वो साइड में रहता है एड्रिनल ग्लैंड। फिर सिर्फ यहाँ पर अगर चेंज आपको देखने मिलेगा तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव एरिया पे, तो मेल को जो टेस्टिसल्स होते हैं और फीमेल को ओवरी और प्लेसेंटा रहते हैं। ये इनके थोड़े चेंजेस रहते हैं मेल फीमेल में, बाकी सबके सब सिमिलर रहते हैं। देन उसके बाद में आ जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में तो सिंपली है, न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। देन उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हार्ट फंक्शन एंड ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है और कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आप ये इमेज में समझो कि देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो काम है, अभी यहाँ से एरो को समझो, ये रेड एरो है जो कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये तो समझ गया, अब यहाँ पे देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ का लेके जा रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से लेकर आ रहा है। ठीक है, अब इधर आने के बाद में ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड इधर, और इधर का इस तरफ से जाता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड इधर लंग्स में। ठीक है, ये दो सोर्स हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने का। अब लंग्स से निकल के आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर, देन उसके बाद ब्लड में आता है इधर। अब फिर आयोर्टा का जो अपर फेस है और लोअर फेस है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो सिंपली समझ के लेना कि सुपीरियर और इन्फीरियर से ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री मारता है और फिर उसके बाद अपना जो आयोर्टा अपर और लोअर डायरेक्शन का, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होता है। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा आ जाता है रिस्पिरेटरी, तो गन। अब डाइजेस्टिव और रिस्पिरेटरी समझ के लो। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। अब ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज में डिफरेंस समझो। ये जो सेक्शन है हमारा एल्वियोली का है। ठीक है, एल्वियोली है, एल्वियोली के बाजू में ये कैपिलरी है। अब ये पूरा परफेक्ट इमेज देखो एल्वियोली का। अब इसमें ब्रोंकियोल से कनेक्टेड रहते हैं और एल्वियोली के ऊपर में कैपिलरीज के जाल रहते हैं। ठीक है, अब कैपिलरीज के जाल में क्या काम होता है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोली के बाजू से एंट्री मारता है तो जो एयर इन मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, एयर आउट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। तो ये जब ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है तो ये ब्लड का फॉर्मेशन रेड कलर में हो जाता है। और आप इसमें देखो किस तरीके से ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली होते रहता है। तो इस तरीके से जो लंग्स के अंदर में गैस एक्सचेंज होता है, ड्यू टू ये भी एक प्रेशर है, जब डायफ्राम का प्रेशर बैठता है तब उस तरीके से ये जो गैप आपको इधर देखने मिल रहा है, इसके थ्रू वो जो ये वॉल्स होते हैं ना, ये वॉल्स से वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आपको मैं बता दूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो
अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एंट्री कहाँ से, हमारा फूड माउथ से, फेरेंक्स से होके एसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक से होते हुए में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में आया, लार्ज से फिर फेसेस बन के एनस से बाहर गया। अब यहाँ पे क्या है, प्रोपुलेशन में क्या है, स्वेलिंग, ओराफेरेंजिस और पेरिस्टेसिस, जो एसोफेगस, स्टमक, लार्ज, स्मॉल दोनों भी इन्वॉल्व रहते हैं। फिर केमिकल डाइजेशन होता है, फिर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन में क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं माउथ से, और चर्निंग जो स्टमक में होता है, और सेगमेंटेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब एब्जॉर्ब क्या करता है ये, अब स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल में, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल में। स्मॉल में लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में आपको समझने वाली चीज़ें कि किडनी फंक्शन एंड यूरिन फॉर्मेशन, किडनी किस तरीके से काम करता है और यूरिन में कैसे फॉर्मेशन करता है। तो अभी जैसे एफेरेंट हो गया और इफेरेंट हो गया, ये आर्टरीज होते हैं, इनका क्या होता है, एफेरेंट में थिकनेस का फ़र्क होता है। जैसे एंट्री तो फास्ट मारता है, बट यहाँ पे रोटेशन मल्टीपल टाइम होते हैं, फिर यहाँ से स्लोली मूवमेंट होता है। ठीक है, स्लोली मूवमेंट होने के टाइम पे ये जो अपना नेफ्रॉन का ये पूरा एरिया है, नेफ्रॉन का एरिया जो है, इसमें होता है रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। हम इस बोमन कैप्सूल को सेक्शन को रीनल कैप्सूल बोलते हैं, और इस ट्यूब को अपन रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसमें होता है रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का प्रोसेस। तो रीएब्जॉर्प्शन में सॉल्वेंट और वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी इसको बोलते हैं अपन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी एक नाम से बोलते हैं अपन उसको। देन इसमें क्या होता है, सिक्रेशन होता है एडिशनल वेस्ट का। फिर ये जब यहाँ से ये रीएब्जॉर्ब हुआ, जो सॉल्वेंट और वाटर को रीएब्जॉर्ब किया, लेकिन पेरिट्यूब्यूल कैपिलरी से फिर से सिक्रेट होकर वो नेफ्रॉन में जाकर वो फिर क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रॉपर यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। तो जो यूरिन है वो नेफ्रॉन के सेक्शन में फॉर्मेशन होता है, और जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके रास्ते यूरिन यूरेटर तक पहुंचता है। ठीक है, यूरेटर से फिर वो ब्लैडर में जाता है। ये प्रोसेस हो जाता है हमारा रीनल फिजियोलॉजी का। अब उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अब हमें क्या समझना है, अब हमें जो है सेल्स को देखना है। ठीक है, अभी सेल्स में हमें क्या देखना है कि सेल फिजियोलॉजी, ये तो हमने अभी आपको बताया पूरा, वही सारी चीज़ें हैं। होम्योस्टेसिस भी बताया, मेटाबॉलिज्म भी बताया। देन उसके बाद एनिमल सेल स्ट्रक्चर, तो ये जो है वो एनिमल सेल स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल स्ट्रक्चर है। अब एनिमल सेल स्ट्रक्चर में आपको मैं पॉइंट वाइज समझाता हूँ। जैसे कि पहला क्या है कि एनिमल सेल स्ट्रक्चर में हम पहला सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये जो वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आप सेल मेम्ब्रेन से क्लियर हो जाओ, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो जो आउटर लेयर होता है ना, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है विथ एम्बेडेड प्रोटीन। जो एम्बेडेड प्रोटीन मतलब कैसा है, प्रोटीन से भरा हुआ रहता है। अब ये जो लेयर है ना, इसके अंदर की बात हो रही है, क्योंकि सेम लेयर एक अंदर की तरफ होता है। मतलब कैसा आपको बोलने जाए तो जैसे कि अंदर का लेयर है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स है,
तो जस्ट इसके ही बाजू से डबल लेयर है और इसके अंदर में फिल रहता है प्रोटीन। तो ये इस तरीके से। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द सेल, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू सेलेक्टिव परमेबिलिटी। अभी जो इसके अंदर में ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, इसके अंदर ये ऑर्गेनल्स हैं, सबके एक्टिविटीज़ को, मूवमेंट को, पोजीशन को, लोकेशन को स्टेबल और इसके एक के अंदर रखता है, जो कि अंदर के चीज़ों को बाहर आने से और बाहर के चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन जो चीज़ अंदर से बाहर जानी चाहिए और जो चीज़ अंदर आनी चाहिए सेम टाइम पे होता है बगैर डिस्टर्ब हुए, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। देन उसके बाद में हमारा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंफ्यूज नहीं होना, जो भी अंदर का एम्प्टी स्पेस है, समझो अगर कोई ऑर्गेनल्स अंदर नहीं है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, समझो कुछ नहीं है, बस खाली आपको एक ग्रीन वाला पूरा दिख रहा है, तो ये ग्रीन वाले को हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब ये हर एक चीज़ को होल्ड करके रखता है। क्या है स्ट्रक्चर इसका? जेली लाइक सब्सटेंस डैट फिल द सेल एंड कंटेन द ऑर्गेनल्स। तो जो छोटे छोटे जो आप देख रहे हो इमेज, ये ऑर्गेनल्स है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है? प्रोवाइड अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड होल्ड द ऑर्गेनल्स इन प्लेस। जो भी रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, वो सारे इसके अंदर होते हैं, बाहर में बस सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है? सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप विथ न्यूक्लियस पोल, कंटेन द न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिक डीएनए। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमेटिन। अभी क्रोमेटिन का आपको मैं एक इमेज तो इसमें नहीं है, ओके, इमेज नहीं है इसमें, बट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो ये न्यूक्लियस है, ये कंप्लीट न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस के अंदर में आपको दिख रहा है एक न्यूक्लियोरस है, और जो ये एम्प्टी स्पेस रहता है ना, इसमें क्रोमेटिन कंटेन करता है, मतलब कि वो डीएनए मटेरियल को कंटेन करता है। जो भी न्यूक्लियस रहता है वो डीएनए मटेरियल को कंटेन करता है, और न्यूक्लियस को होता है न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब वो न्यूक्लियर एनवेलप मतलब एक उसका भी कवरिंग रहता है। जैसे सेल प्लाज्मा एक कवर है, वैसे ही न्यूक्लियोरस को एक कवर है, ओके। और ये कंटेन करता है न्यूक्लियर पोल। न्यूक्लियर पोल क्यों कंटेन करता है? क्योंकि उसको जो भी अंदर में क्रोमेटिक डीएनएस का फंक्शन होता है, तो उस चीज़ को बाहर निकलने का वो एक पाथ है, ठीक है। आपको न्यूक्लियोरस डेंस रीजन विद इन द न्यूक्लियस, ओके। अपन अभी बताए प्रोड्यूस राइबोसोमल आरएनए एंड असेंबल राइबोसोम्स। और जो न्यूक्लियोरस है ये प्रोड्यूस करता है आरएनए, mRNA मीन्स कैपिटल स्मॉल r कैपिटल RNA मतलब R डिनोट फॉर राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल। देन उसके बाद में एंड असेंबल करता है राइबोसोम्स को। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन विद देयर ओन डीएनए। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गन है विद देयर ओन डीएनए, जिसको अपना खुद का ही डीएनए करता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी एटीपी थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन, ओके। ये तो शॉर्ट है, ये तो समझता है कि डीएनए एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अपना खुद का डीएनए कंटेन करता है। अब राइबोसोम्स, पहली चीज़ कि राइबोसोम्स है जो प्रोड्यूस हो रहा है अपना न्यूक्लियोरस में, ठीक है। कौन से दो राइबोसोम्स? पहले राइबोसोम्स है जो rRNA और उसको असेंबल कर रहा है राइबोसोम्स में, ठीक है। तो अब राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर का स्मॉल पार्टिकुलर मेड ऑफ RNA, rRNA से बनता है। और क्या बनता है RNA में? राइबोसोम्स में प्रोटीन, मतलब राइबोसोम से स्मॉल पार्टिकल है मेड ऑफ rRNA
एंड प्रोटीन्स, मतलब एक लौता जो राइबोसोम से आरएनए और प्रोटीन से तैयार हुआ है। फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम से, जैसे आपको ये छोटा छोटा जो मार्क किया है छोटा छोटा ये, तो ये क्या है, राइबोसोम से फ्रीली साइटोप्लाज्म में सर्वाइव करता है और वो अटैक हो जाता है रेटिकुलम से। तो जो आपको बाजू में ये सारे दिख रहे हैं ना, ये रेटिकुलम है, ठीक है, ये रेटिकुलम है, इससे अटैच होता है। बस अब अटैच के पीछे का दो रीज़न है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है उसको रफ बोलते हैं, और जिससे बहुत कम चिपका है उसको स्मूथ बोलते हैं। अब स्मूथ और रफ इन दोनों का फंक्शन भी बदल जाता है चिपकते के साथ। क्या बदलता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज करने लगता है और प्रोसेस करने लगता है प्रोटीन का, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सिंथेसाइज करने लगता है लिपिड और डिटॉक्सिफाइज करने लगता है कुछ केमिकल को, ठीक है। अब है गोल्गी एपरेचर। गोल्गी एपरेचर का क्या काम है, ये हमारा हो गया गोल्गी एपरेचर, ये गोल्गी एपरेचर, ये हुआ गोल्गी एपरेचर। देन गोल्गी एपरेचर का स्ट्रक्चर क्या है, सीरीज ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड सेक। ये देखो ये किस तरीके से फ्लैटेड मेम्ब्रेन है, किस तरीके से ये फ्लैटेड मेम्ब्रेन है, इस तरीके से फ्लैटेड है ना। तो ये फ्लैटेड मेम्ब्रेन है और एक दूसरे से जुड़े रहते, अलग नहीं रहते। फंक्शन है मॉडिफाइज एंड शॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट और सिक्रेशन। इसका काम है गोडाउन को संभालने का, मॉडिफाई करने का, शॉर्ट करने का, पैकेजेस करने का। करता किसका है, प्रोटीन और लिपिड्स का। और क्यों करता है, ट्रांसपोर्ट और सिक्रेशन करने के लिए, ठीक है। अभी कुछ डाउट नहीं है इसमें। तो अब हम आगे के तरफ में देखते हैं लाइसोसोम्स। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। जो राइबोसोम्स है ये छोटा सा ऑर्गेनल्स जो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, और फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रिज, जो कि ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। अब है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल्स आप देखो किस तरीके से ट्यूब्यूल शेप में, ये ट्यूब्यूल बंडल शेप में इधर पे पड़ा हुआ है, ट्यूब्यूल बंडल शेप में, ठीक है। स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ओके। देन फंक्शन क्या, प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन बाय हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज द माइटोटिक स्पाइंडर। और माइटोटिक स्पाइंडर के मदद से ये क्या, हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज माइटोटिक स्पाइंडर। जब इसमें सेल डिवीज़न होता है तो हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज द माइटोटिक स्पाइंडर। देन उसके बाद में आ जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन अपना इधर इस इमेज में तो साइटोस्केलेटन दिया हुआ नहीं है, लेकिन कॉमनली आप समझ लो कि नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स है। प्रोटीन फिलामेंट्स कौन से, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट माइक्रो है, इंटरमीडिएट है और माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सारे प्रोटीन फिलामेंट है, ठीक। फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मेंटेन सेल शेप एंड फैसिलिटेट सेल मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। जो भी सेल का स्ट्रक्चर रहता है उस सेल के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने का काम करता है साइटोस्केलेटन। जैसे स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को एक शेप साइज दिया है, उसी तरीके से ये सेल को शेप देता है। अब उसके बाद में है सेलुलर मैकेनिज्म। सेलुलर मैकेनिज्म को आप डायग्राम के मदद से समझो कि काफ़ी इजी है, लेंदी नहीं है। अभी पहला क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में दो प्रोसेस, पहला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन अक्वायर इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अक्वायर हो रहा है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए इज यूज एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए।
अब ये डीएनए जो है ये यूज़ एज अ टेम्पलेट, मतलब ये ब्रेक होता है बीच में से। ब्रेक होके समझो इसका आधा कोडोन वाला हिस्सा बाहर के तरफ निकल गया, आधा कोडोन वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकल गया। ये समझो आधा डीएनए का टेम्पलेट है जो मॉडिफाई करके एमआरएनए बना दिया। ठीक है, तो वही है, डीएनए इज यूज एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए। अब एमआरएनए क्या होता है? न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोल। अब न्यूक्लियस को छोड़ता है एमआरएनए न्यूक्लियस पोर के रास्ते। अब न्यूक्लियर पोर के रास्ते अपना एमआरएनए बाहर आ गया है। तो जो अब एमआरएनए के ऊपर में जो एक्टिविटी हो रहा है वो साइटोप्लाज्म हो रहा है, मतलब कि जो आपको प्रोसेस दिख रहा है ये कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म के अंदर में हो रहा है। तो राइबोसोम्स रीड द एमआरएनए, जो राइबोसोम्स है वो रीड करता है एमआरएनए को। मतलब अभी समझो कि ये एक जो ग्रीन कलर का आपको छोटा सा है वो समझो एक राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स क्या कर रहा है? इस एमआरएनए को रीड कर रहा है, मतलब उसके अंदर से वो स्कैन हो रहा है। सीक्वेंस एंड सिंथेसाइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बाय लिंकिंग अमीनो एसिड इन द करेक्ट ऑर्डर। और ये क्या करता है? कुछ इस तरीके का अमीनो एसिड का सीक्वेंस सिंथेसाइज करने लगता है, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन के तौर पे एक प्रोटीन का फॉर्म करता है अमीनो एसिड को लगाकर। फिर क्या करता है? ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए। तब देखो टीआरएनए क्या कर रहा है? ये जो हमारा पार्टिकल हुआ ये हमारा टीआरएनए हुआ। ठीक है, टीआरएनए हुआ ये। अब टीआरएनए का रोल हो जाता है ब्रिंग द अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड। जैसे अब देखो इसके ऊपर में एक ब्लू कलर का सर्कल है। ओके, अब ये ब्लू कलर का जो सर्कल है, अब यहाँ समझो, अब ये 3 कलर आपको दिख रहा है, 3 कलर अमीनो एसिड के। ये जो दिख रहा है आपको ये टीआरएनए है। टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड अटैच है, वो आके जो एमआरएनए है एमआरएनए के ऊपर करेक्ट ऑर्डर में अटैच हो रहा है। कौन अटैच हो रहा है? टीआरएनए। अब टीआरएनए अटैच हो रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफर द ब्रिंग अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स बेस ऑन द कोडोन सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए। अब बेस क्यों बोला है, राइबोसोमल बेस क्यों बोला है? क्योंकि जो ये राइबोसोम्स है, जो ग्रीन वाला है राइबोसोम्स, और इसका बेस है। अब बेस के ऊपर में करेक्ट ऑर्डर में जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड को ला रहा है, और यही कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। तो कंटिन्यूसली अमीनो एसिड कैसा कंटिन्यू वो अटैच होते रहता है। अभी देखो यहाँ 1 अटैच किया, यहाँ 2 अटैच किया, और फिर उसके बाद यहाँ 3 अटैच किया, फिर उसके बाद एक नया फॉर्म कर दिया प्रोटीन का। तो ये प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब उसमें हमारा अगला आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को भी ध्यान से समझना। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है? ग्लाइकोलाइसिस पहला प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब के बाद ईटीसी। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये फॉर्म किस में हो जाता है? प्राइयूवेट में हो जाता है। प्राइयूवेट में जब एक कन्वर्ट होता है तो दो तरीके के एलिमेंट्स को ये प्रोड्यूस करता है, एक तो एटीपी और एक तो एनएडीएच। देन उसके बाद वापस से जब प्राइयूवेट जब वापस से ये होता है ब्रेकडाउन, तो प्रोड्यूस करता है अपना FADH2, NADH2 और ATP। अब ये तो हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा ETC होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जो क्रेब्स साइकिल का जो प्राइयूवेट ब्रेकडाउन हुआ वो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुआ। ठीक है, और अब एक्वायर इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में NADH और FADH2 डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द ETC, क्रिएटिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट ड्राइव ATP सिंथेसिस। जो कि फिर अभी समझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, इधर से हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और वो यहाँ से ATP को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर्मिंग
वाटर। तो वाटर को फॉर्म करते हुए जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या करता है, फाइनल एक्सेप्टर का काम करता है। तो इस तरीके से अपना ये एनाटॉमी का बेसिक पॉइंट था जो शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करने का कोशिश किए गए, और इसका फुल लेक्चर आपको क्लास में ही मिलेगा। ये सिर्फ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, जो कि एक आप पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उसके लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमने सिस्टमिक पढ़ा है, सिस्टमिक के ऊपर में बेसिक इन्फॉर्मेशन का आ जाएगा, ठीक है।